हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्लान तो था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का एक सिंगल वीडियो बना दूं, बट चूंकि इसमें काफ़ी डीप नॉलेज लेना पड़ता है, डीप नॉलेज देना पड़ता है, तो उसको मैंने दो वीडियो में डिवाइड कर दिया। एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और एक लूप स्टेटमेंट। एक्चुअल जो टॉपिक होता है वो होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर दो टाइप हो जाता है। एक टाइप आपका हो जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और दूसरा टाइप हो जाता है लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे दोनों टॉपिक को, बट आज का जो वीडियो है वो फोकस करेगा आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है इसमें कौन से कैटेगरीज आ जाती है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो आपका आ जाता है वो आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट फिर आपका आ जाता है इफ़ 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 एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ लैडर। ठीक है, और चौथा आपका आ जाता है स्विच स्टेटमेंट। तो ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से चारों को हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। तो हमने कहीं ना कहीं हमें ऑपरेटर आता है, वेरिएबल आता है, डेटा टाइप आते हैं। ठीक है, हमें फीचर्स पता है जावा का, JVM JRE JDK पता है, जावा कौन बनाया है, ये सारी चीज़ पता है। बट अब हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, और वो कंट्रोल का पावर कौन देगा वो हम एज अ प्रोग्रामर देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम होगा अगर कोई नया ये पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो वो पहली बार कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहा है और देख पाएगा कि अच्छा भैया हम लोग स्टेटमेंट को भी रिपीट कर सकते हैं, स्टेटमेंट को भी स्किप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारे चीज़ नए होंगे जो पहली बार पढ़ रहा है, और जो पढ़ चुका है उसके लिए तो यहाँ पे लर्निंग होगा। ठीक है, लर्निंग मतलब कि वो और कुछ नया चीज़ सीख सकता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप कोड लिखते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। या आपका हो सकता है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो सकता है कि आप यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट होगा, फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा, फिर आपका ये फोर्थ स्टेटमेंट होगा, फिर आपका फिफ्थ स्टेटमेंट होगा। इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिखते हो अपने प्रोग्राम में। तो जो आपका कंपाइलर होता है ना, वो कैसे चेकिंग करता है? वो आपका जो कंपाइलर होता है वो टॉप टू बॉटम चेक करता है। ठीक है, याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम चेक करता है। जो आपका कंट्रोलर होता है वो टॉप टू बॉटम चेक करता है। पहले इस लाइन को देखेगा क्योंकि ये सबसे टॉप पर है, और लास्ट में इस लाइन को देखेगा क्योंकि ये बॉटम में है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा और इसको वेरीफाई करेगा, इसकी चेकिंग करेगा, तभी तो हम लोग बाइट कोड इसको कन्वर्ट कर पाएंगे ना। मतलब कंपाइलर जो है इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर पाएगा। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो सारे लाइन को चेक करता है। ठीक है, उसके बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको नहीं प्रिंट कराना है, आपको स्किप कराना है, तो ये पावर अब प्रोग्रामर को आएगा। ठीक है, अब प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि आपको ये प्रिंट कराना है कि नहीं कराना है, कुछ नया चीज़ है। ठीक है, नहीं तो इसको रिपीट कराना है, जो हम लोग लूप स्टेटमेंट में कवर करेंगे, उसको भी देखेंगे कि हम लोग को कोई लाइन अगर रिपीट कराना है तो उसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इस लाइन को अगर मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना है तो वो भी पॉसिबल है। वो हो जाता है आपका लूप स्टेटमेंट। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या? देखिए, पहले चीज़ों को रियल टाइम पर हमें समझना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम पे क्यों समझना चाहिए पता है?
क्योंकि जो आपका जावा लैंग्वेज जिसने बनाया है उसने भी यही सोच के बनाया है कि वो रियल टाइम का डिसीजन ले सके, ठीक है। देखिए, अगर ये नहीं तो मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है, अगर ये नहीं तो ये, यहाँ टू चॉइस है, ठीक है। अगर ये नहीं तो ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, यहाँ दो ऑप्शन हो गया। दूसरा हो जाता है आपका यहाँ देखिए, अगर ये चाहिए नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ गए, कुछ नहीं लिया, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन था कि ये चाहिए नहीं तो ये, और यहाँ पे ये क्या है, कोई अभी रियल टाइम पर डिसाइड करिए। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ये चॉकलेट है, ठीक है, और ये उसका टॉय हो गया, खिलौना हो गया, ठीक है। तो कोई आए हैं, ये दोनों ऑप्शन में है और वो कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसमें को दोनों में से कोई एक लेना है तो वो ये सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, चॉकलेट, नहीं तो वो ये सेलेक्ट कर सकता है, टॉय, ठीक है। यही दो ऑप्शन है। दूसरा, एक बंदा चॉकलेट लेकर आया है, ठीक है, और वो हो सकता है उसको उस चॉकलेट, वो जो बंदा लेके आया है चॉकलेट, वो कोई चाइल्ड को, जो बच्चा है उसको ये पसंद आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ले लेगा, नहीं तो कुछ नहीं लेगा, ठीक है। ये एक हो सकता है। तो क्या हो रहा है, वो जो बच्चा है वो डिसीजन कर रहा है, ठीक है, वो डिसीजन कर रहा है, उसको डिसीजन का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, गेस्ट के थ्रू, कि भाई तुम ये सेलेक्ट करने चाहते हो कि वो नहीं करना चाहते हो, ठीक है, दूसरा करना चाहते हो। नहीं तो एक और ऑप्शन है कि उसमें अगर पसंद आ रहा है ले लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन है, अगर ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, और अगर कुछ भी पसंद नहीं है तो स्किप कर दो, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपको चॉकलेट पसंद आ रहा है तो चॉकलेट, अगर आपको टॉय पसंद आ रहा है तो टॉय, अगर आपको क्रिकेट बैट पसंद आ रहा है तो क्रिकेट बैट, और अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो सारे स्किप कर दिए हमने, ठीक है, कुछ भी नहीं। वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट को रिपीट कराना है, हालांकि इसमें रिपीट वाला ऑप्शन नहीं है, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से हुआ है, यहाँ कहीं आप रिपीटिशन नहीं देख रहे होगे, ठीक है। एक बार चॉकलेट मिला, फिर से चॉकलेट मिल रहा है, फिर से चॉकलेट मिल रहा है, फिर से चॉकलेट मिल रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है। एक ही बार चॉकलेट मिलेगा, ठीक है, और अगर चॉकलेट नहीं चाहिए तो टॉय मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो आज की टॉपिक हम लोग कवर करेंगे काफ़ी डीप में, तो चीज़ें थोड़ी डीप में चल भी रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, और कहीं ना कहीं हम इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल में जाते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ये पूरे टॉपिक को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये मैंने इरेज कर दिया ये मैंने डिलीट कर दिया खाली। अब देखिए थोड़ा टेक्निकल वे से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। इफ में वो था जो फर्स्ट में मैंने कवर किया था, ठीक है, फर्स्ट नहीं, सेकंड में क्या बोला था मैं, कि फर्स्ट ही था ना, शायद फर्स्ट था, जिसमें मैंने ये कहा था कि चॉकलेट पसंद आया तो ले लो, अगर पसंद नहीं आया छोड़ दो, और सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो है ये इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं कोड से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले लिखा क्लास, ठीक है, फिर मैं लिखा क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैंने बनाया करली ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ ये करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर मैं बना रहा हूँ मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग एरे ARGS, और इसके अंदर मैंने फिर से एक करली ब्रैकेट बना दिया। तो बहुत लोग को ये सवाल आता है, ठीक है, आप मुझे इफ स्टेटमेंट पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपने कहीं ना कहीं डिसीजन करना सिखा रहे हो, ठीक है, वो भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों बता रहे हो क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये सब तो हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम नए पढ़ना शुरू किए हैं और यहाँ पे
पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, स्ट्रिंग ARGS क्या होता है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। तो ये भी मुझे समझा दो, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा सवाल आपके दिमाग में आएगा, बट यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है, ये है कि जितना मैंने स्टडी किया है और जितना मैंने जेम्स गॉसलिंग को समझने का कोशिश किया है, वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप जावा में एंटर कर रहे हो और कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका फोकस मेन मेथड के अंदर आप क्या लिख रहे हो उस पर होना चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस मेन मेथड के अंदर आप जो लिख रहे हो उसका होना चाहिए। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा क्लास लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, स्ट्रिंग ARGS लिखते हैं, वो सारी चीज़ लिखो, ठीक है। लेकिन उसको टेंशन मत लो कि भाई वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा। आप पहले फोकस करो मेन के अंदर जो भी लॉजिक्स लिखे जा रहे हैं उस पर फोकस करो। और ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी, इस तरीके से डिज़ाइन किया है। जब आप मेथड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे उस टाइम जाके आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये सारे मॉडिफायर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको लॉजिक्स बिल्डअप करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेन मेथड के अंदर होता है। हालांकि कहीं मैं सुना था कि कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप मेन ना भी लिखें, मेन मेथड और क्लास नेम ना लिखें, फिर भी आपका कोडिंग हो जाएगा। बट जो जावा है वो पूरा फोकस करती है स्टैंडर्ड को फॉलो करने में, ठीक है, जो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करने में, उसको मिस करने की कोशिश नहीं करती है। जैसे कि आपका हो गया, आपको कहीं आप सेमीकोलन लिख रहे हो, कहीं नहीं लिख रहे हो, ज़्यादातर प्रोग्राम्स में ऐसा होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे होते हैं। बट जो जावा है वो चीज़ इसमें ऐसा चीज़ नहीं होता है, इसमें सेमीकोलन लिखना मस्ट होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है, पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वाइड हो गया, मेन हो गया, ये लिखना का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ फर्दर आपको समझ में आएगा जब आप ये सारी चीज़ जो मेन के अंदर आप कर रहे हो वो चीज़ समझ में आने लगी है, ठीक है। मेन के अंदर मतलब क्या, ये ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखी जा रही है वो पहले फोकस करना है समझने के लिए, और ठीक है उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ भी समझेंगे कि क्लास क्या होता है, ये क्लास क्यों लिखते हैं। हमें तो समझ में आ रहा है कि ये जो क्लास आप लिखे हैं ये क्या है, ये एक कीवर्ड है, बट कीवर्ड से आगे कुछ भी है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, वो हम लोग समझेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड तो हमें समझा दिया गया है कि ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्यों है, क्योंकि लोअर केस में लिखा है, ठीक है। मेन भी लोअर केस में लिखा है, तो जो मेथड होता है वो तो लोअर केस में लिखा जाता है, लेकिन फर्स्ट वर्ड, ठीक है, जस्ट जो सेकेंड वर्ड होता है उसको आप अपर केस में लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ है जो हमें समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो ब्लॉक के अंदर होगा, जो मेन ब्लॉक है उसके अंदर होगा। तो अब हम लोग सीधा अब इफ़ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं एक इंट टाइप का, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा इंट a इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ आपको समझा दी, ठीक है, समझा दिया हूँ। ये जो इंट है, ठीक है, ये इंटीग्रल से डिफाइन हो रहा है। इंटीग्रल में क्या सारे आ गए, आपका इंटीग्रल हो गया, उसमें आपका बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारे आ गए। ये एक ही टाइप के हैं, बट डिफरेंस है, क्या चीज़ का डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस है। जो आपका बाइट हो गया वो हो जाता है 1 बाइट का, जो शॉर्ट हो गया वो 2 बाइट का, इंट हो गया 4 बाइट का, और लॉन्ग हो गया 8 बाइट का, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो वो सिमिलर होता है, चीज़ें साइज़ में मैटर कर रही है, ठीक है। और डीप में जाना है तो उसके वीडियोस बने हुए हैं मेरे, आप देख सकते हो, ठीक है। और आप बिगनर हो तो अभी देखिए ये ए है, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, और इसमें मैंने कहीं ना कहीं एक इक्वल ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी मैंने पढ़ाया है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया आपका इक्वल का, ठीक है, साइन जो होता है वो हो गया, और जो आपका 5 हो गया वो वैल्यू है, ठीक है, वो एक लिटरल है, वो एक डेटा है। और ये आपका सेमी कॉलन हो गया। सेमी कॉलन जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे जाके आपका स्टेटमेंट ख़त्म हो गया,
यहीं तक जो आपको बताना था वो बता दिए इस स्टेटमेंट में, इससे आगे का कुछ है नहीं। तो यहाँ आपने सेमीकोलन लगा दिया। 2 सेमीकोलन लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई एरर आएगा, कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये सेमीकोलन क्या था, ये बस बता रहा था कि स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है। मतलब जो आपका यहाँ सेमीकोलन लगा है और दूसरा सेमीकोलन लगा है, उसके बीच में एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो 2 सेमीकोलन लगा है, मल्टीपल सेमीकोलन लगा है, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है, ये फोकस करिएगा। हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़न रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया। अभी देखिए दोस्तों, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, देखिए जो इक्वल का साइन होता है, ठीक है, वो क्या चीज़ को बताता है? वो ये चीज़ बताता है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसमें क्या होता है, चीज़ें थोड़ी राइट टू लेफ़्ट चलती है। राइट टू लेफ़्ट क्या मतलब, जो हमारा कंट्रोलर है वो चीज़ों को थोड़ा राइट टू लेफ़्ट देखता है। पहले वो क्या देखता है पता है आपको? पहले वो ये देखता है जो आपका 5 है, ठीक है, वो किस टाइप का है। तो वहाँ पे देख के तो ये पता चल रहा है कि वो एक इंटीग्रल टाइप का है, एक इंट टाइप का वैल्यू है। तो यहाँ जो 5 है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक इंट ही वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ बाइट ले रहे हो तब जाके बाइट में कन्वर्ट करेगा, अगर आप यहाँ शॉर्ट ले रहे हो तो जब तब जाके यहाँ पे शॉर्ट में कन्वर्ट करेगा, और अगर आप यहाँ लॉन्ग ले रहे हो, ठीक है, लॉन्ग कैसे लेते हो, तो यहाँ पे आपको अलग से एल लिखना पड़ता है। लोअर केस ले लो, लोअर अपर केस ले लो, ठीक है, ये दोनों आप ले सकते हो। तो ये क्या समझेगा, ये एक लॉन्ग टाइप का वैल्यू है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है वो जो वैल्यू लेता है वो इंट टाइप का लेता है। तो यहाँ पे ये चेक कर लिया कि एक इंट टाइप का वैल्यू है, और फिर वो लेफ़्ट में जाके एक बार देख लेगा क्या टाइप यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ इंट टाइप का है। अब यहाँ कैर ले लो और यहाँ पे एक इंट टाइप का वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि आप कहीं ना कहीं एक इंट वैल्यू को कैर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कंसोल में जब एरर आता है तो यही चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है, लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर, ये चीज़ लिख के आपको आता है और आप देख पाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंटरनली कंट्रोलर क्या देखता है। तो कंट्रोलर जो आपका होता है वो आपका सबसे पहले ये वैल्यू को देखेगा जो मैंने यहाँ लिखा है, ये एक इंट टाइप का वैल्यू है, और फिर लेफ़्ट साइड जाके चेक कर लेगा, अच्छा भैया आपने जो कहा है ये इंट ही टाइप का है। और फिर अगर ये दोनों सही हो जाता है, मतलब ये एक्यूरेट हो जाता है कि हाँ भैया जो राइट में जो वैल्यू है लेफ़्ट में वैल्यू है ये दोनों सेम है, तब जाके यहाँ पे होल्ड करा देगा ए को। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। ये प्रोसेस होता है इंटरनली, ठीक है। तो मज़ा आएगा पढ़ने में, क्या कि मैं काफ़ी डीप में पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा इफ़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स को अच्छे से देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स हम लोग लिखते कैसे हैं। तो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो जो हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है, तो ये यहाँ जो मैंने ब्रैकेट लिया है, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपका एक पैरेंथिस है। इस ब्रैकेट का जो नेम होता है ये पैरेंथिसिस होता है, ठीक है, पैरेंथिसिस। अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो इसको पैरेंथिसिस कहते हैं। और जो दूसरा ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट होता है, ठीक है। पैरेंथिसिस ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ फोकस करना है कि हम लोग क्या लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं कंडीशन, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं। अभी जो कंडीशन लिखा, तो ये कंडीशन होता क्या है, आप कुछ भी लिखो उसको मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो एक बुलियन वैल्यू होना चाहिए, ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो एक बुलियन वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि एक लॉजिकल वैल्यू होना चाहिए। लॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू नहीं तो फॉल्स, और कुछ नहीं। आप यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर लगाओ, आप यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर लगाओ, आप कोई भी ऑपरेटर लगाओ, लेकिन जो आपका आउटपुट होता है वो आउटपुट आपका ट्रू नहीं तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो हमारा ब्लॉक है इसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेन मेथड का ब्लॉक हो गया, नीचे तक जाएगा, ठीक है, वो कहाँ गायब हो गया, एक सेकेंड, ये मेन मेथड हो गया, इधर से और एक और आएगा, अरे चला गया, कोई बात नहीं, एक और है यहाँ पे क्लास का है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे ये मेन मेथड का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ।
तो ये जो आपका है ये इफ़ कंडीशन का ब्लॉक है, और इफ़ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक लिख दिया, ये सिंटैक्स हो गया, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये इफ़ स्टेटमेंट का आपका सिंटैक्स हो गया। इसमें मैंने आपको बताया इफ़ का कंडीशन और स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिया है उसके अंदर मैंने कंडीशन को लिखा है, और जो मैंने करली ब्रैकेट लिया है उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट को लिखा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो आपका स्टेटमेंट है, जो जहाँ जाके उसके नीचे आपको यहाँ एक करली ब्रैकेट दिख रहा होगा, उसके नीचे मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के जगह, ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट से कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, इफ़ कंडीशन के अगर अंदर जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग जो डील करेंगे, ठीक है, वो डील सारी होगी प्रिंट से रिलेटेड। स्टार्टिंग में हमें यही समझ में आता है, तो यहाँ मैं सिंपली स्टेटमेंट हटा के प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ये भी तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी तो एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो इनिशियलाइजेशन हो गया आप मेथड कॉल कर रहे हो, हालांकि ये चीज़ समझ में अभी नहीं आएगा मेथड कॉल क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मेथड्स पढ़ाया नहीं है ये वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जो नए होंगे वो मेथड कॉल अभी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, बट यहाँ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फोकस करने वाली बात है। और इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ डबल कोट लिखते हैं। डबल कोट के अंदर चीज़ें थोड़ी स्ट्रिंग में चलती है, ठीक है। स्ट्रिंग शायद पढ़ाऊँगा मैं या नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनसाइड इफ ब्लॉक, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि चीज़ें ब्लॉक के अंदर है। अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ चीज़ें आपको स्टेटमेंट में समझ में नहीं आएगी, ठीक है, वैसे ही ये कंडीशन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ कंडीशन हटा के मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है, ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है, या क्या नाम था इसका, हाइफन नहीं, ट्रू नहीं तो फॉल्स, कोई एक, ठीक है, फॉल्स, ट्रू नहीं तो फॉल्स, अरे स्पेलिंग फॉल्स से गलती हो जा रहा है, FA फॉल्स, यही दो ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या खुल जा रहा है। हाँ तो देखिए दोस्तों अब इस कंडीशन को समझते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन हमें का आउटपुट हमेशा ट्रू नहीं तो फॉल्स होता है। तो अगर ये कंडीशन जो है ये अगर ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा है इफ़ ब्लॉक के अंदर, तो इसके ये देख रहे हैं आप करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ जाके आपका करली ब्रैकेट एंड हो रहा है, इसके बीच का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन इसका यहाँ ट्रू हो जाता है तो। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा और ये तो एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं ना लगा है। मैंने बोला कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दो टॉपिक आता है, एक आपका आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और एक आपका आता है लूप स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लेकिन आता तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर है ना। अब ये कंट्रोल फ्लो क्या होता है, आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, अभी यहाँ आप कंट्रोल चीज़ों को फ्लो, जो आपका फ्लो है, जैसे आप चाह रहे हो कि इसको प्रिंट कराना है तो इस कंडीशन को ट्रू करा दो। अगर आप चाहते हो इस कंडीशन को फॉल्स कराना है, मतलब इसको प्रिंट नहीं कराना है, तो इसकी कंडीशन को फॉल्स करा दो। ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो वापस से मैं टॉपिक पर आता हूँ और ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर
ठीक है, कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं है, और इसके अंदर कंडीशन है, ये स्टेटमेंट के बाहर कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये स्किप हो जाएगा बट ये प्रिंट होगा, ये 100% होगा। तो जैसे कंसोल पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप इंटेल आईजे यूज़ कर रहे हो, इंटेल आईजे मतलब कि कोई आईडी, इक्लिप्स हो गया, वीएस कोड हो गया, इंटेल आईजे हो गया, नेटबीन्स हो गया, ठीक है, बहुत सारा है यहाँ पे। तो उसमें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहीं आपको आउटपुट दिख जाएगा। आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना पड़ेगा, पहले वहाँ जाके कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल के लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। उसके बाद अगर आपका कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए जावा स्पेस आपका क्लास नेम। तो फिर वहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट क्या देख पाओगे, तो यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ये ट्रू फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है क्योंकि कोई एक होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये आउटपुट में देखने को मिलेगा इनसाइड इफ ब्लॉक, फिर आपको देखने को मिलेगा हेलो। ठीक है, और अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो आपको सीधा आउटपुट पर हेलो देखने को मिलेगा। ठीक है, हेलो देखने को मिलेगा। ये चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हो, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोलफुल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं डिसीजन चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा इसको कोडिंग में करके देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ट्रू फॉल्स है तो मैं यहाँ बोला आपको, जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, नहीं तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा चीज़ आ जाता है। और फिर आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें एंड, ठीक है, एंड और नॉट, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ ए ग्रेटर देन 5, ए ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ मैंने कंडीशन डाल दिया ए ग्रेटर देन 5। अभी ए क्या है, ए का मैंने यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था यहाँ पे हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर। हालांकि इसको हम लोग जनरली बोलते हैं हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक साथ किया है, इसको ये परफेक्ट है। सो इन इंग्लिश व्हाट वी कैन से दैट वी हैव डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 5, ए का वैल्यू 5 है। फिर हमने कहीं ना कहीं जो हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, ठीक है, इफ़ का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ, ए ग्रेटर देन 5। तो जो हमारा ए है वो 5 है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, मतलब कि 5 क्या 5 से बड़ा है। देखिए, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा है और फिर ये छोटा होते जा रहा है, छोटा होते होते तो यहाँ तक आ गया, एकदम छोटा हो गया। ठीक है, मतलब छोटा वैल्यू यहाँ लिखा होगा, बड़ा वैल्यू यहाँ लिखा होगा। ठीक है, और अगर यहाँ बड़ा वैल्यू की जगह छोटा लिखा होगा तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ बड़ा होना चाहिए था, ग्रेटर देन है, इसीलिए ये वाला सिंबल को यूज़ किया जाता है ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 5, तो जो हमारा ए है वो 5 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या 5 है, क्या 5 से बड़ा है, तो दोस्तों नहीं है, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। हमारा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ़ के अंदर, इफ़ ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज़ लिखा हुआ होगा उसको स्किप कर दिया जाएगा, वो सारे चीज़ को। हालांकि मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल मेथड कॉलिंग या फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कुछ भी, वो एक स्टेटमेंट होता है। वो कोड में आप जब आप लिख रहे हो और वो कोड जब आपने लिखा तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर जस्टिफाइड है, जस्टिफाई मतलब कि वो करेक्ट है, वहाँ लिखा जा सकता है, तो वो इफ़ ब्लॉक के अंदर का एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जस्टिफाइड है मतलब कि अगर वो ब्लॉक में एरर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ लिख सकते हो परफेक्ट है। तो हमने यहाँ ये लिखा है अभी फ़िलहाल, तो ये स्किप हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि ए ग्रेटर देन 5 नहीं होता है।
और अगर ये फॉल्स हुआ तो सीधा यहाँ आएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये 100% एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे जो कंसोल पर आउटपुट आएगा वो सिंपली हेलो आएगा, ठीक है, सिंपली हेलो आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी देखिए मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या 5 बड़ा है 5 से या फिर इक्वल है 5 से। यहाँ पे दो चीज़ चेक किया जा रहा है, एक 5 को देखा जा रहा है कि बड़ा है कि नहीं, और वहाँ पे अगर वेरीफाई हो गया कि वो अगर बड़ा है तो वो उसको उस कंडीशन को ट्रू कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो एक और कंडीशन को चेक किया जाएगा कि इक्वल है कि नहीं, एटलीस्ट इक्वल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो नहीं है। तो जो हमारा ए का वैल्यू अभी दिया हुआ है वहाँ पे तो हमने देख लिया कि जो ए का वैल्यू दिया हुआ है वो तो भैया ए का वैल्यू 5 है। तो ये जो ए का वैल्यू है ये 5 है, और ये बड़ा तो नहीं है 5 से, ये चीज़ चेक हो गया है, ठीक है, बड़ा तो नहीं है 5 से। तो दूसरा कंडीशन चेक किया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इक्वल टू 5 है, तो जैसे ही देखा इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन को ट्रू कर दिया जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन को ट्रू कर दिया जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो जो इफ़ का ब्लॉक है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, आपको आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दो वैल्यूज़ देखने को मिलेगा। एक आपका होगा इनसाइड इफ ब्लॉक और दूसरा हेलो, ठीक है, एक इनसाइड इफ ब्लॉक और दूसरा हेलो। तो ये चीज़ है। तो यहाँ मैं एक्चुअली ये स्टेटमेंट को क्यों लिख के रखा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ बता पाऊँ कि ये तो मस्ट है कि प्रिंट होगा, कंडीशन खाली इस स्टेटमेंट के साथ है, ठीक है, इस पर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इफ़ ब्लॉक के लिए मैं समझा रहा था, सॉरी इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा कोडिंग में देखते हैं कैसे ये वर्कआउट करता है, ठीक है, और फिर रियल टाइम से भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ गूगल खोलता हूँ, ठीक है, गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ सर्च करूँगा, क्या सर्च करूँगा, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ऑनलाइन जावा कंपाइलर खोलने के बाद इसको मैं ओपन करूँगा, जो सबसे टॉप पे दिख रहा है फ्रॉम इज़, ठीक है। यहाँ पे आप कोड कर सकते हो, यहाँ आपको कोई जेडीके इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नोटपैड के थ्रू जाएं, क्योंकि नोटपैड में आप जब जाएंगे वहाँ पे कोडिंग्स करेंगे तो आपको वहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा, खुद से आप क्लास फाइल जनरेट करोगे और उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो नॉलेज गेन होगा वहाँ ज़्यादा अमाउंट में। हालांकि मैं नोटपैड से भी आपको दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी, तो नोटपैड से भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ इफ़ कंडीशन समझाता हूँ क्या होता है, तो उसको फिर सिंपली मैं नोटपैड पे एग्जीक्यूट करके देखूंगा। जब आप नोटपैड पर एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ आपको जेडीके को जावा को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको जावा डाउनलोड करना सिखाया हो, तो आप वहाँ जाके गो थ्रू हो सकते हो। ये वाले प्ले लिस्ट में भी मैंने आपको कहीं ना कहीं जावा को कैसे डाउनलोड किया जाता है वो चीज़ दिखाया हो, तो आप इस प्ले लिस्ट में आप गो थ्रू हो सकते हो। आइए यहाँ मैं सिंपली इनिशलाइज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूँगा इफ़, अगर, ठीक है, इफ़ का हिंदी होता है अगर, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो ये इसके अंदर जो ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसके अंदर लिखूंगा फ्रॉम इफ ब्लॉक। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println,
इसके अंदर लिखूंगा मैं हेलो, ठीक है, हेलो। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, अगर जो हमारा ए है वो बड़ा है 5 से, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर 5 बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो नहीं, ये तो मस्ट है कि होगा ही, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रॉम इफ ब्लॉक, ये तो एग्जीक्यूट होगा, साथ ही साथ ये भी होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो ये स्किप हो जाएगा और ये वाला जो हेलो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट है, तो आउटपुट हम लोग देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए तो अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं सिंपली बटन दबाता हूँ रन, रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं ए ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया फॉल्स, ये कंडीशन नहीं, ये स्टेटमेंट हो गया स्किप, ठीक है। ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हो गया स्किप, और यहाँ पे कोई कंडीशन लगा नहीं है प्रिंट स्टेटमेंट में, तो ये प्रिंट होकर आपको आ रहा है। और अगर ए ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 5 है कि नहीं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो ऐसा है, भले ग्रेटर देन नहीं है बट यहाँ दो चीज़ चेक किया जा रहा है, एक ग्रेटर देन चेक किया जा रहा है, नहीं तो एक इक्वल चेक किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ दो चीज़ चेक किया जा रहा है, ग्रेटर देन चेक किया जा रहा है, नहीं तो इक्वल चेक किया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल है, तो फिर मैं रन करूँगा जैसे ही, तो अब क्या होगा, ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये हमारा हेलो है, वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो आपको यहाँ आउटपुट में देखने को मिल रहा होगा, फ्रॉम इफ ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है और हेलो भी देखने को मिल रहा है, तो दोनों चीज़ आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है, अब देखिए, ठीक है, एक है, ये चीज़ मैं कह रहा था। और बाकी आप चेक भी कर सकते हो, देखिए कंडीशन चेक करना है, देखिए ये सब चीज़ आपको करना चाहिए खुद से, आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आप यहाँ कंडीशन भी चेक कर सकते हो क्योंकि अभी प्रिंट स्टेटमेंट में, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है, और रिलेशनल ऑपरेटर आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देख पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको आउटपुट पे देखने को मिलेगा। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ एक एरर आ गया, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ मेरा एस छूट गया है, ठीक है। ये होता है कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, ये एक रन टाइम एरर नहीं होता, ये कंपाइल टाइम एरर होता है, और ये कंपाइलर चेक करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या चेक करता है, यहाँ पे कंपाइलर सिंटैक्स को चेक करता है, तो यहाँ सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एस छूट गया मेरे से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस लगा दिया, अब ये परफेक्ट है। अब मैं इसको सिंपली रन कर देता हूँ, जैसे ही रन किया मैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कंडीशन ट्रू है, तो ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या दे रहा है हमें, एक ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ मैंने दिखा दिया आपको प्रूफ करके कि ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा फ्रॉम इफ ब्लॉक, ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ आप ट्रू फ्रॉम इफ ब्लॉक और हेलो देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमें सीखना है, समझना है, ठीक है। तो ये हो गया इफ ब्लॉक, और इसके बाद और भी टाइप्स होते हैं, एक मैंने आपको समझाया इफ ब्लॉक, ठीक है, ये सारा चीज़ था इफ ब्लॉक को समझाने का। फिर होता है इफ एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स, उसके बाद होता है इफ एल्स इफ। तो अभी हम लोग समझेंगे इफ एल्स, अब इसको हम लोग करेंगे नोटपैड पे, ठीक है, क्योंकि नोटपैड पे भी आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। तो मैं अब बताऊंगा आपको इफ एल्स, ओके।
ये ओपन करने के बाद मैं टाइप हेयर टू सर्च, आप देख सकते हो यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा नोटपैड। तो आपको सबसे टॉप पर सिस्टम लिख कर आ रहा है, इसमें नोटपैड लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आते ही लिखूँगा क्लास नेम, तो कुछ नाम रखा जाए। अभी मैं पी रहा हूँ चाय, ठीक है, तो चाय लिख देता हूँ टी। यहाँ मैंने लिख दिया क्लास नेम, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया मैंने मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और इसके अंदर मैं अब लिखूंगा कंडीशन। देखिए इफ़ का अलग था, इफ़ में था कि स्किप भी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो भी ब्लॉक के अंदर लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इफ़ एल्स थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ़ एल्स में ये है कि अगर ये नहीं तो वो, कोई एक तो एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है, लेकिन दो में से एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, कोई एक ही होगा, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज किया इंट, ठीक है, आई इक्वल टू 10, इंट आई इक्वल टू 10, और यहाँ लगा दिया मैंने सेमी कॉलन। और इसके बाद मैं अब लिखूंगा इफ़ एल्स का सिंटैक्स। पहले आपको इफ़ एल्स का सिंटैक्स दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा इफ़, ठीक है, इसको आप नोट में लिख सकते हो। इफ़ के अंदर मैं लिख दूंगा कंडीशन, ये कंडीशन है, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर लिखूंगा एल्स के अंदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, देखिए, अगर ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये होता है एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट। यहाँ एक और आपको देखने को मिल रहा होगा एल्स, इसका भी अपना ब्रैकेट होता है, बट इसका कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बीच में आप ऐसे नहीं लिखते हो एल्स और इसके अंदर आपने ऐसे करके लिख दिया कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगता, ये 9 गलती से लिखा गया है, यहाँ से कुछ नहीं लिखता है। अभी देखिए, अगर ये इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, इफ़ के अंदर का इफ़ जो है, ये जो इसका जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स जो ब्लॉक है उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सारा, ठीक है, लेकिन वो एल्स के अंदर होना चाहिए। ये सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई एक स्टेटमेंट तो पक्का एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट जो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर एल्स है तो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा आता है, ठीक है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं अब कंडीशन की जगह लिख देता हूँ आई लेस देन 10, लेस देन 11, ठीक है, कुछ नया करते हैं, लेस देन 11। तो आप देख सकते हो आई लेस देन 11, क्या आई जो है जिसका वैल्यू 10 है, तो 10 क्या छोटा है 11 से, तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया हूँ लेस देन, तो लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड एक छोटा वैल्यू होना चाहिए और राइट साइड क्या होना चाहिए, एक बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो 11 है, लेफ्ट साइड 10 है, तो कंडीशन क्या हो गया, एक ट्रू कंडीशन हो गया। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ तो इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स का एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है ये ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, ट्रू हो जा रहा है।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैंने लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। आप डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो, मेथड कॉल भी कर सकते हो, स्टेटमेंट भी प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिख दिया हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इफ ब्लॉक, ठीक है। नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूँ जो एल्स के अंदर लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फ्रॉम एल्स ब्लॉक। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जो कि इफ़ के अंदर लिखा है, मैंने एल्स के अंदर लिखा है। चलिए, तो ये सारा चीज़ निर्भर तब करेगा वो तब मतलब कि ये क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, वो करेगा यहाँ आप कंडीशन क्या लिख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इतना बात समझ में आया। और ये कंपलसरी है कि कोई एक ब्लॉक तो पक्का करेगा, दोनों नहीं कर सकता है, कोई एक कर सकता है, तो ये चीज़ भी समझ में आया। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आया। चलिए, तो इतना कुछ समझ में आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। इसको फिर समझेंगे कि यहाँ फ्रॉम इफ ब्लॉक प्रिंट हो रहा है कि फ्रॉम एल्स ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली टाइप है टू सर्च में जाऊँगा और यहाँ जाते ही मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ, सिंपली मैं लिखूँगा, देखिए CMD, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। अभी ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ये बड़ा बिजोड़ चीज़ है, ठीक है। क्यों बिजोड़ चीज़ है, बहुत पहले ये ग्राफिक्स सब नहीं होता था, UI नहीं होता था, यूज़र इंटरफेस जो सामने से दिख रहा है, जो यूज़र्स के लिए बनाया जा रहा है, जो क्लाइंट के लिए बनाया जा रहा है, जो क्लाइंट को समझ में आ रहा है। पहले वो ग्राफिक्स पर ही चीज़ों को समझते थे, ठीक है। पहले मैं CMD समझाने से पहले आपको ये सेव करना सिखाया ही नहीं, सेव करना सिखाता हूँ। और सेव करने से पहले मैं एक और चीज़ नहीं बताया, देखिए दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों लिखना पड़ रहा है एक सिंपली प्रिंट कराने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, जो जावा आपका है वो आपके एक स्टैंडर्ड पर फॉलो होता है, और वो स्टैंडर्ड मस्ट होता है जावा के लिए, क्योंकि तभी लैंग्वेजेस समझ में आती है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका सिस्टम है वो आपको तब समझ में आएगा जब आपका धीरे धीरे उप्स स्ट्रांग होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो टॉपिक्स है वो स्ट्रांग होंगे, तो आपको यहाँ पे जो मैं सिस्टम लिखा हूँ वो चीज़ समझ में और बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक क्लास नेम है, तो चीज़ें थोड़ी उप्स से पहले भी क्लास का टॉपिक आता है, ऐसा नहीं कि उप्स के अंदर ही क्लास आता है। उप्स से पहले आपका एक स्टैटिक टॉपिक आता है, आपका एक क्लास टॉपिक आता है, उसमें भी आपको क्लास समझ में आएगा। लेकिन चीज़ें और बेहतर तब समझ में आएगी जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा। लेकिन वही मैं आपको बोला, जो जावा जिन्होंने बनाया है उनका मेन फोकस यहाँ पे ये था कि आप पहले ये मगअप कर लो, ठीक है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि जावा जो होता है वो मगअप करने का सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में चूँकि आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, इसलिए अभी के लिए मगअप कर लो, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम का अपना रीज़न है कि एक क्लास नेम है, आउट का अपना एक रीज़न है, वो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट अभी समझ में नहीं आता है क्योंकि अभी आप इफ एल्स समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप आउट को समझ लो कि एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। और जो प्रिंट एलन है उसको समझ लो कि वो एक मेथड है, ठीक है, और वो है भी मेथड। चलो, तो यह ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट होता क्या है। अब यहाँ सिंपली मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू नहीं जाऊँगा, मैं फाइल में जाके सेव एज में जाऊँगा। सेव एज में जाके इसका शॉर्टकट भी होता है, आप सिंपली Ctrl+S प्रेस करोगे तो आपका चीज़ें हो जाएगी। ये करने से पहले, सेव करने से पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ आपका जो दिख रहा है T दिख रहा है, ये क्लास नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं ले लेता हूँ एज अ फाइल नेम। ये मस्ट नहीं है बट फ्यूचर में मस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास से पहले पब्लिक लिखा जाएगा, तो वो फर्दर टॉपिक है, मतलब आगे की टॉपिक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। बट आपको कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस होना चाहिए जिसमें आप क्लास का नाम
और फाइल का नाम सेम लिख रहे हो, ठीक है, इसीलिए मैं सेम ले रहा हूँ। अगर आप सेम नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ मैं सिंपली लिख दिया हूँ t.java और सिंपली मैं सेव कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें एक फोल्डर बना हुआ है जावा कोड्स, उसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर एक जावा कोड्स करके नेम है, फोल्डर है, उसके अंदर मैं जाके इसको सेव कर दिया, तो मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब वापस मैं CMD में आता हूँ और CMD की सारी कहानी शुरू करता हूँ। तो CMD की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि CMD पहले यूज़ किया जाता था, बट CMD चूँकि टफ़ होता था, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता था, हमारे क्लाइंट को ये सब चीज़ समझ में नहीं आती थी, इसीलिए ये सारा जो ग्राफिक्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ सबको क्रिएट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ता है। इनका पर्सनल कमांड होता है, मतलब इनका इंटरनल कमांड होता है। जैसे आपको डेट जानना है, सिंपली आप क्या किए, डेट लिख दिए, आपको डेट बता दिया, ठीक है। तो इनका ये पर्सनल कमांड होता है। CLS लिखे तो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली। जैसे हेल्प हो गया, हेल्प किए, सॉरी हेल्प नहीं, हेल्प नहीं होता है, कुछ और होता है। तो वो चीज़ अगर आप लिखोगे तो क्या होगा पता है, आपको सारा डिटेल बता देगा जो भी इंटरनल होता है, ठीक है। CMD का इंटरनल जितने भी कमांड है जो आप कमांड के अंदर यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्या क्या यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ CLS यूज़ कर रहा हूँ तो आपको CLS का कमांड पता चलेगा और उसका रीज़न पता चलेगा कि उससे होता क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन पता चलेगा, ठीक है। तो वो मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, हालांकि मेरे प्लेलिस्ट में मैंने वो चीज़ आपको पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जावा के अंदर मैंने कहीं ना कहीं 11-12 वीडियो बना के रखा हुआ है। तो एक पर्सनली कमांड प्रॉम्प्ट के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने वो आपको दिखाया था हेल्प से क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ आप प्रेफर कर सकते हो। सिंपली मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं श्री के अंदर हूँ, ठीक है, श्री के अंदर हूँ और यहाँ मैं जावा का भी कमांड यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं इंटरनल कमांड यूज़ कर रहा था, जैसे डेट था, हेल्प है, हेल्प से कि हेल्प है याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हेल्प नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। उससे आप सारा कमांड जान सकते हो, डेट जान सकते हो, वो सब इंटरनल कमांड्स है जो CMD आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे जावा का कमांड्स है उसमें भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे जावा C हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए जावा हो गया। तो वो सारे कमांड्स जावा एक्सटर्नली, ठीक है, प्रोवाइड करता है कमांड प्रॉम्प्ट को। बट वो कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाथ सेट करते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ लिखा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ आप देख सकते हो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, उसको क्लिक कर दिया। उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ गए, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाने के बाद आप यहाँ सिस्टम में देख सकते हो। देखिए सिस्टम में कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर्सनली यूज़र्स के लिए होता है। तो आप यहाँ पे गए और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पाथ सेट है, ठीक है। जावा का जहाँ फाइल पड़ा हुआ है उसके अंदर JDK21 है, उसके अंदर बिन है, ठीक है। और बिन के अंदर ही सारे कमांड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे जावा कंपाइलर हो गया, जावा के लिए एग्जीक्यूशन हो गया, वो सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पाथ सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पाथ सेट है। चलिए, तो इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने सेव कहाँ किया था, तो डेस्कटॉप के अंदर हमने जावा कोड्स के अंदर हमने फाइल को सेव किया था जो हमारा t.java था। तो ये हमें याद है। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे जाऊँगा, मैं लिखूँगा cd स्पेस, उसके बाद लिखूँगा डेस्क टॉप, कहीं ना कहीं जो आपका श्री है उसके अंदर डेस्कटॉप है, तो आपको लिखना पड़ेगा CD स्पेस डेस्कटॉप, इंटर। तो श्री डेस्कटॉप, अभी हम लोग डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर है। यहाँ से देख सकते हैं सारी डायरेक्टरी, मतलब सारा फोल्डर को देख सकते हैं जो डेस्कटॉप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कहाँ समझ में आएगा, ठीक है, हमें कन्फ्यूज़न हो गई भाई ये चीज़ क्या है। अभी आपको कोई ऐसे दे देगा खोल के कि देखो ये हमारा विंडो है, विंडो के अंदर ये सारे फोल्डर है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन 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 ये हमें समझ में आएगा। देखिए यही चीज़ है जो मैं वहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो ये यूज़र इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली है, ये क्लाइंट को समझ में आता है। तो जो हमारे
प्रोग्रामर से ये यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले ये सब नहीं होता था, सिंपली ये कमांड प्रॉम्प्ट होता था, ठीक है। तो ये मैं कैसे ऑन किया, सिंपली उस फोल्डर में जाके dir टाइप किया, ठीक है। आप देख सकते हो dir टाइप किया, या फिर से दिखा देता हूँ, देखिए cls इंटर, और फिर मैं यहाँ dir टाइप करता हूँ dir, तो ये खुल जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट देख सकते हो, बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ, टेलीग्राम लिंक है, टेस्टिंग.txt है, वाइल लूप.txt, तो काफ़ी कुछ है। तो मैं सिंपल क्लियर द स्क्रीन कर देता हूँ। ये करने के बाद चूँकि अभी हम लोग डेस्कटॉप पे तो आ गए हैं, लेकिन हमारा जो कोड है वो एक्चुअली जावा कोड्स के अंदर है, तो वापस हम लोग cd लिखेंगे, जावा कोड्स लिखेंगे। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे जावा के कोड्स करा के रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ cd जावा कोड्स लिखा और इंटर मार दिया, और फिर से dir लिखा, dir लिख के इंटर मारा। तो यहाँ देख सकते हो कितना सारा कोड है जो मैं आपको करा के रखा हुआ हूँ। आर्म्स, ARR, एरे, मुझे लगता है आर्म होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। एरे से रिलेटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटो नंबर, चाइल्ड, ठीक है, कंट्रोल चाइल्ड, इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको पढ़ाया हूँगा चाइल्ड पेरेंट, ठीक है, तो इसलिए चाइल्ड दिख रहा है। बैंक ड्राइवर, फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल पढ़ाऊँगा, ये बहुत सारा दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। वोल्टेज, वाइल लूप पढ़ाया हूँ, फॉर लूप पढ़ाया हूँ, तो ये सारी चीज़ दिख रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो। फिर से मैं क्या करूँगा, आपका CLS टाइप करूँगा, CLS, और मार दूंगा इंटर। अब देखिए हम लोग अपने पाथ में आ गए जहाँ में पहुँचना था। पाथ में आने के बाद मैं सिंपली लिखूँगा जावा सी, ठीक है। हमें कंपाइल करना है, हमें सिंटैक्स चेक करना है, हमें बाइट कोड्स चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा जावा सी। अभी यहाँ देखिए जो फोल्डर है ये जावा कोड्स है, इसी में हमारा टी फाइल पड़ा हुआ है, टी का डॉट जावा फाइल पड़ा हुआ है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो टी फॉर टेलीविज़न, ये नीचे ये देखिए टेस्ट, ये हमारा फाइल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने कोड लिखा है। सोचिए मैं आपको इफ एल्स पढ़ा रहा हूँ और कितना कुछ बता दिया। वापस CMD में आए और जावा सी स्पेस करिए और यहाँ लिख दीजिए टी डॉट, और यहाँ मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, ये क्या खुल गया, टी डॉट जावा, ठीक है। वापस मैं ये फोल्डर खोलता हूँ। यहाँ देखिए आपको कहीं पे भी एक क्लास फाइल नहीं दिख रहा होगा, सिंपली टी दिख रहा होगा और यहाँ जावा फाइल दिख रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जावा फाइल है, ठीक है, जावा फाइल। तो आप यहाँ सही है ना, यहाँ जावा फाइल ही लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट है, जावा फाइल टी जावा फाइल। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जावा सी स्पेस टी डॉट जावा सिंपली इंटर कर दे रहा हूँ। किया, अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका परफेक्ट सिंटैक्स जो आपने लिखा वो परफेक्ट है। अब आपको आउटपुट दिखने को मिलेगा, ठीक है। वापस आप यहाँ आइए, फोल्डर में जाइए और यहाँ देखिए सिंपली टी में आपका क्लास फाइल जनरेट हो गया है। क्लास फाइल में जाके मैं सिंपली इंटर कर दूंगा। क्लास फाइल में जाके जैसे ही मैंने इंटर किया, ये ऐसा चीज़ लिख कर आ गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, ठीक है। क्लास फाइल मैंने जैसे ही इंटर किया तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। क्लास फाइल के अंदर जो होता है वो होता है बाइट कोड्स, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया कि बाइट कोड्स होता है। ये जो बाइट कोड होता है ये ना ही प्रोग्रामर को समझ में आता है ना ही कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। जावा वालों ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा किया है, और मेन सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या है पता है, वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। उसके लिए इस बाइट कोड को बनाया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ जावा वाले जानते हैं इसको डिकोड कैसे करना है, ठीक है। जो हमें कंसोल पर आउटपुट दिखेगा वो इसी का आउटपुट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसी मतलब ये देखिए पहले जो होता है वो क्लास फाइल जनरेट होता है, ठीक है, जो कंपाइलर के थ्रू होता है, और फिर वो क्लास फाइल जो जनरेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज पे, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए इंटरप्रेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो JVM जो हमारा है उसके अंदर इंटरप्रेटर होता है, तो उससे वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड्स हमारा लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये वही बाइट कोड है, ठीक है, ये वही बाइट कोड है, ठीक है। तो जो हमारे, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, यहाँ कहीं भी जा रहे हो,
जहाँ पे आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेगा कि दैट द बाइट कोड नीदर अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामर नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो सारे यूज़ करते हैं आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, ट्रेनर्स। ठीक है, तो ये बाइट कोड हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया तो यहाँ मैं लिखूँगा जावा स्पेस टी। ठीक है, यहाँ जो टू ऊपर में लिखा था ये होता है फाइल नेम, और यहाँ जो मैंने टी लिखा है ये होता है क्लास नेम। चूँकि हमारा क्लास नेम और फाइल नेम सेम है तो कोई आपको डिफरेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली मार दूंगा मैं इंटर फ्रॉम इफ ब्लॉक। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए, फ्रॉम इफ ब्लॉक जैसे ही लिखा आया तो आप नोटपैड पर वापस आइए। नोटपैड पर आप देखने को मिलेगा ये कंडीशन चूँकि ट्रू था तो यहाँ पे फ्रॉम इफ ब्लॉक देखने को मिल रहा है और इसको इग्नोर कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताया जो कंपाइलर हमारा होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। अगर वो टॉप टू बॉटम चल रहा है तो सबसे पहले वो क्या किया होगा, वो ये आई को इनिशलाइज किया होगा इक्वल टू 10। उसके बाद वो इस कंडीशन को चेक किया होगा और ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स आया हुआ होगा तो इसको ब्लॉक, इसको मतलब कि इग्नोर कर दिया गया होगा और एल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया होगा। एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ठीक है, उसके नीचे जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं लिखा था तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ये लेस देन 11 है इसको मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल टू 11। जैसे ही मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 11 तो जो हमारा 10 है वो क्या 11 के इक्वल नहीं है, तो जी हाँ 11 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा कंडीशन ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 11 को 10 कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आई है वो नॉट इक्वल टू 10 है, तो ये क्या है 10 की इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू लिखे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन इग्नोर हो गया। अब हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा फ्रॉम एल्स ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए कंट्रोल एस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल एस किए ये सेव हो गया। ठीक है, कोड वापस आप कमांड प्रॉम्प्ट में आए। कमांड प्रॉम्प्ट में आके अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको वापस लिखने का जरूरत नहीं है जावा सी फलाना ठिकाना। आप सिंपली क्या करिए, देखिए ये आपका अप एरो बना हुआ है ठीक है कीबोर्ड पर, उसको दबाइए तो आपका आने लगेगा जावा सी टी डॉट जावा। सिंपली इंटर मार दीजिए, फिर से अप एरो दबाइए। अब देखिए जावा डॉट टी आ जाएगा, तो नहीं दिख रहा है, मिस हो गया। एक सेकंड, हाँ ये जावा टी डॉट टी नहीं जावा टी, इसको इंटर मारिए तो फ्रॉम एल्स ब्लॉक। तो ऐसे होता है नोटपैड पर काम। ठीक है, तो इसीलिए मैं पर्सनली आपको नोटपैड पर दिखा दिया जिसमें आपको बता दिया कि बाइट कोड क्या होता है, क्लास फाइल क्या होता है, नोटपैड पे लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कैसे हम काम करते हैं CMD पे, वो सारी चीज़ समझा दी। डायरेक्टरी से आप पूरा डायरेक्टरी को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, उसका भी है MKDIR और उस डायरेक्टरी का नाम लिख दो तो आपको वो फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। किस फोल्डर में, जावा कोड्स के अंदर, क्योंकि पाथ सेट जो हुआ है वो आपका जावा कोड्स के अंदर हुआ है, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये सारा चीज़ आपका इससे हो जाएगा। जो आप ये लिखे ना कमांड प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आया। वापस नोटपैड पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ लैडर। ये पूरा नाम है, इफ एल्स इफ लैडर, एक लैडर टाइप का चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एल्स इफ, ठीक है एल्स इफ फिर ब्रैकेट। एक सेकंड में इसका सिंटेक्स बार चेक कर लेता हूँ क्या है। यहाँ मैंने लिखा एल्स इफ ऐसे, और यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड में बस चेक कर रहा हूँ। एल्स इफ आई इक्वल टू 10, कंट्रोल एस।
ठीक है, काम कर रहा है। आइए इधर चेक करिए। यहाँ देखिए आई नॉट इक्वल टू 10 है, ठीक है, आई इक्वल टू 10 है। देखिए एलसीफ में क्या होता है, इसका पहले मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ जो आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ मैं लिखा कंडीशन, एलसीफ के अंदर मैंने लिखा कंडीशन। फिर से एलसीफ लिखा और फिर लिखा कंडीशन, ब्लॉक बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं डॉट डॉट करके बताता हूँ, स्टेटमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, डॉट 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 स्टेटमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, डॉट 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 स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और ये मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया कि जो आपका एल्स है ये मल्टीपल हो सकते हैं, तो डॉट 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 नीचे की तरफ भी बहुत सारे, और लास्ट में एल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको मैटर करता है कि आप लिख रहे हो कि नहीं, आपके कोड के हिसाब से, आपके टास्क के हिसाब से, मतलब आपका क्या मतलब क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप यहाँ एल्स लिख भी सकते हो नहीं भी। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। और एल्स के अंदर भी मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट के लिए डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका जो हो गया, ये सिंटैक्स हो गया आपका इफ एल्स इफ का। इसमें देखिए आप समझने वाला बात क्या है, देखिए आप यहाँ देख सकते हो एल्स इफ के भी अंदर कंडीशन है, फिर एक और एल्स इफ है, बहुत सारे एल्स इफ हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया एल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस सारे कैटेगरीज को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले इफ़ का कंडीशन पकड़ते हैं, ठीक है। इफ़ के कंडीशन में क्या है, इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारा ब्लॉक आपका इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा ब्लॉक जितना भी एल्स इफ हो, एल्स एक ही हो सकता है, एल्स मल्टीपल नहीं हो सकता है, एल्स इफ मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। इफ़ भी मल्टीपल नहीं हो सकता है, इफ़ भी एक होगा, ठीक है, लेकिन एल्स इफ मल्टीपल होगा। तो इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। और अगर नहीं, इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो एल्स इफ का कंडीशन चेक किया जाएगा। अब इसमें सोचने वाला बात ये है, समझने वाला बात ये है, ये चीज़ देखिए क्या, मान लीजिए सारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, सारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन जो कंपाइलर को मिलेगा उस कंडीशन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए इफ़ का कंडीशन ट्रू है, एल्स इफ का कंडीशन ट्रू है, फिर से एल्स इफ का कंडीशन ट्रू है, तो आपका सबसे टॉप पर जो कंडीशन देखने को मिल रहा है वो कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी सारों को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स है इफ़ का, बट ये ट्रू है, बट ये भी ट्रू है, तो सेकंड वाले को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेकंड मतलब फर्स्ट एल्स इफ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेकंड मतलब कि इफ़ के बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन ट्रू है। तो ये सारा चीज़ हिसाब है, ठीक है, जो यहाँ लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूँकि ये फॉल्स हो गया था इसीलिए ये एग्जीक्यूट हुआ, भले ये सेकंड ट्रू है तो आपका इफ़ यहाँ पे इग्नोर होगा, और एल्स इफ के नीचे जो भी एल्स इफ आ रहा है, एल्स आ रहा है, वो सब इग्नोर हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है, ये रूल है, ये हिसाब है यहाँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अगर सारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है और अगर एल्स ब्लॉक है, जैसे मैं आपको बताया जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, अपने टास्क के हिसाब से आप देखो कि आपको लिखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और अगर एल्स ब्लॉक रहता है तो वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, एल्स, क्योंकि सारे कंडीशन फॉल्स है। और अगर एल्स नहीं है, ठीक है, तो सारा ब्लॉक आपका इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है, पूरा ब्लॉक आपका जो है वो स्किप हो जाएगा, सारे कंडीशन फॉल्स है तो ये हिसाब है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या ये बात सही में हो ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ को चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको बताया आप कंडीशन ट्रू फॉल्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ट्रू, ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ ट्रू। एट द एंड जो है आउटपुट वो ट्रू नहीं तो फॉल्स आएगा, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो ट्रू,
ठीक है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लिख देता हूँ मैं फ्रॉम एल्स ब्लॉक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 2 ही एल्स इफ ले रहे हैं। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम सेकेंड एल्स इफ। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट एल्स इफ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर लिखता हूँ फ्रॉम इफ ब्लॉक। राइट, तो ये चीज़ आप चेक करिए, ये चीज़ देखिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं वापस CMD पे जाऊँगा। CMD में जाने के बाद ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा javac.java। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोड का सिंटैक्स है वो एकदम राइट है, बाइट कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जावा टी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इफ ब्लॉक, तो ये चीज़ सही है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वो चीज़ सही हो गया, ये ट्रू है, तो इसको फर्स्ट को ही एग्जीक्यूट किया ये। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ, ठीक है, इसको मैं फॉल्स कर दूँ, यहाँ ट्रू जो लिखा हूँ, एक सेकेंड, जो ट्रू लिखा हूँ इसको मैं फॉल्स कर दूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है और जो सेकेंड मतलब कि जो इसका जो भी फर्स्ट कंडीशन जो ट्रू मिलेगा उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो आपको आप आउटपुट में देखने को मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एल्स इफ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है, भले सेकेंड ट्रू है, लेकिन जो कंट्रोलर को, जो कंपाइलर को पहले मिलेगा उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बाकी को, जैसे ये इफ़ है, सेकेंड ब्लॉक है, फ्रॉम सेकेंड एल्स इफ है, और ये एल्स है, ये सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ हमें आउटपुट में देखने को मिलने वाला है। तो मैंने सिंपली लिख दिया कंट्रोल एस, यहाँ ये चीज़ खोला, क्लियर द स्क्रीन किया, और सिंपली यहाँ मैंने लिखा जावा टी, तो फ्रॉम फर्स्ट एल्स इफ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। अभी वापस से मैं यहाँ आता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ सब चीज़ को फॉल्स कर दिया, सबको फॉल्स कर दिया। मान लीजिए पहला 2 को फॉल्स किया और ये ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। बट अगर सबको फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक है, सबको फॉल्स कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी सबको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, सबको फॉल्स कर दिया। अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस, वापस मैं यहाँ पे आता हूँ CMD में, क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ ये CMD में, और सिंपली फिर से क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, और ये देखिए जावा टी, तो फ्रॉम एल्स ब्लॉक। ठीक है, सब बाकी सब स्किप हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ से एल्स ब्लॉक हटा देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आउटपुट में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब तो इग्नोर होने वाला है, क्योंकि सब फॉल्स है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक ही, पूरा स्टेटमेंट ही स्किप हो जाएगा। स्किप होने के बाद क्या देखने को मिलेगा, देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आउटपुट में भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एरर भी नहीं आएगा। CLS, ठीक है, javac.t.java, और फिर जावा टी, फ्रॉम एल्स ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हो गया, एक सेकेंड चेक करने दीजिए। अच्छा, मैं इसको सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस, अब ये सेव हो गया है। वापस से मैं CMD में आऊँगा, CMD में आने के बाद मैं लिखूँगा javac.java और फिर जावा टी। तो देखिए आउटपुट पर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं है। चलिए, तो इतना बात समझ में आया। तो ये था आपका सारा बात इफ़ एल्स इफ लैडर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एल्स इफ हम मल्टीपल बार लिख सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको एक लैडर कहा जा रहा है। जैसे लैडर में आप देख सकते हो कि मल्टीपल आपका वुड यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो अगर वो लकड़ी का आपका सीढ़ी है तो उसमें बहुत सारे वुड्स यूज़ हो रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा एल्स इफ यूज़ हो रहा है, बहुत सारा कंडीशंस यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इफ़ एल्स इफ लैडर कहते हैं।
तो यहाँ हमने देखा कि इफ़ एल्स हमने पढ़ा, इफ़ में क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा है, अगर नहीं है तो वो ब्लॉक स्किप हो जा रहा है। इफ़ एल्स में अलग था, इफ़ एल्स में था कि कोई एक तो पक्का एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ़ का कंडीशन जो है वो ट्रू हो जा रहा है तो इफ़ के अंदर जो भी चीज़ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं तो एल्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा है, अगर इफ़ का ब्रैकेट के अंदर अगर फॉल्स हो जा रहा है तो एल्स फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई दोनों में से एक पक्का होगा, ये तो पक्का है कि कोई एक होगा। फिर है आपका इफ़ एल्स इफ़ लैडर। इसमें क्या है कि बहुत सारे कंडीशंस होंगे, अगर इफ़ ट्रू है तो इफ़ तो पक्का एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ़ है तो फिर जो भी कंडीशन ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लीजिए इफ़ फॉल्स है लेकिन कोई एक एल्स इफ़ ऐसा है जो ट्रू है तो फर्स्ट एल्स इफ़ जो भी ट्रू मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं सारे फॉल्स हो गए हैं, ठीक है, और एल्स पड़ा हुआ है तो एल्स का ब्लॉक अगर अटैच्ड है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर सारे फॉल्स है एल्स भी नहीं है तो पूरे स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा। तो ये रूल है, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ देखा। अब लास्ट है जो कि स्विच है, तो अब स्विच को देख लेते हैं। देखिए स्विच का क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे स्विच, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, तो स्विच के साथ अटैच कर दिया ब्रैकेट को। ब्रैकेट अटैच करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ एक वेरिएबल आई, ठीक है। तो स्विच के अंदर आई चला गया, आई का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने ब्लॉक क्रिएट किया एक करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने लिखा केस, ठीक है, मान लीजिए 2, ठीक है, केस 2, और फिर मैंने एक ब्लॉक बना दिया। पहले तो आपको कॉलन लगाना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लॉक लगाना ही है, ठीक है। मैंने लिखा केस 2 और मैंने डाल दिया यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इफ एल्स इफ ही टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक नहीं किया जाता है, यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो इक्वल है ना, जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर देखते हैं वो इक्वलिटी ऑपरेटर ही होता है। नहीं, इक्वलिटी ऑपरेटर वो है इक्वल, डबल इक्वल, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है डबल इक्वल। देखिए होता क्या ना, जैसे अब ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये एक्चुअली आपको हमेशा यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब दिमाग में इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। इक्वलिटी ऑपरेटर भी एक होता है, लेकिन पढ़ाने के बाद उसको फिर याद करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो JSP के या फिर स्प्रिंग बूट के, तो वहाँ आपको याद नहीं रहेगा कि इक्वलिटी ऑपरेटर जैसा भी चीज़ होता है, क्योंकि वो चीज़ आप कहीं ना कहीं बेसिक्स में पढ़े थे, फिर आपका दिमाग से निकल गया, ठीक है। वैसे ही है, इक्वलिटी ऑपरेटर मुझे याद नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब भी पढ़ाता हूँ आपको ये वाला टॉपिक जो आपका स्विच है, उसमें इक्वलिटी ऑपरेटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम फिर आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम टू, तो हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल केसेस डाल देता हूँ, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, 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 ठीक है। अभी देखिए ये चीज़ थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, आपको ये थोड़ा आसान कर देता हूँ। i कर देता हूँ 3, जैसे ही मैंने i=3 किया और यहाँ डाल दिया i जो कि डला हुआ है, और केसेस डाल दिया और ब्लॉक बंद कर दिया, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 1। ये क्या पता है, केस 1 ये एक इंट ही वैल्यू है, केस 2 ये भी एक इंट वैल्यू है, केस 3 ये भी एक इंट वैल्यू है, केस 4 ये भी एक इंट वैल्यू है, केस 5। और ये डालने के बाद देखिए यहाँ एक डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट डालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। जैसे आप एल्स इफ लैडर के अंदर आप एल्स के जो ब्लॉक है वो अपने हिसाब से चेक कर रहे थे कि डालना है कि नहीं डालना है, तो यहाँ मैं वो चीज़ हिसाब है, ठीक है, वही चीज़ डाला हूँ प्रिंट लेन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए स्विच में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको इक्वलिटी ऑपरेटर बताया, इक्वलिटी ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ तो आई है तो इस आई को डाल दिया जो कि 3 है, इतना तो समझ में आया, और वो केस के साथ इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ करेगा, ठीक है। ये 1 है, क्या 1 इक्वल है 3 के? तो नहीं है। क्या केस 2 है 3 के? तो नहीं है। केस 3 है तो 3 तो है। जैसे ही देखेगा कि 3 है तो क्या करेगा, तो इसको प्रिंट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ फ्रॉम 2 लिखा हूँ तो इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट में देखने को मिलेगा वो फ्रॉम 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑपरेटर जो हुआ वो मैच्ड
केस 3 के साथ हो गया, क्योंकि ये सारे इंट वैल्यू है 1 2 3 4 5, और यहाँ जो डला हुआ है वो आई है जो कि एक 3 है, ठीक है, 3 इसका वैल्यू है, तो फ्रॉम 3। बट दोस्तों आउटपुट पे आपको फ्रॉम 3 देखने को नहीं मिलेगा, कुछ अलग टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ चेक करते हैं क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया है। वापस मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, जाने के बाद मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। क्लियर स्क्रीन करने के बाद जावा सी टी डॉट जावा लिखा, तो ये हमारा कोड है वो सही है, परफेक्ट है, जावा टी लिखा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रॉम 3, फ्रॉम 4, फ्रॉम 5 और फ्रॉम डिफ़ॉल्ट भी देखने को मिला। ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ तो चीज़ें सिर्फ आउटपुट पर फ्रॉम 3 आना चाहिए था। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है, यहाँ आपको अलग से ब्रेक ऑपरेटर कहते हैं, ब्रेक कीवर्ड कहते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। अभी ये ब्रेक कीवर्ड क्या है ये चीज़ समझते हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या हो गया, अब इसका ज़रूरत क्या पड़ गया, क्यों पड़ गया? देखिए ब्रेक क्या है, ब्रेक का नाम जो है एकदम वही चीज़ वो करता है, वो उस जगह को उस मतलब उस पॉइंट में आके ब्रेक हो जाता है। जैसे दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड लिख लेता हूँ पहले, ब्रेक 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 सब जगह ब्रेक। अब इसमें भी ब्रेक लगाता हूँ, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए फ्रॉम 1, अगर मान लीजिए ये जो आई का वैल्यू है ये मैं 1 कर दिया, और जो हमारा स्विच का आई है चूँकि ये 1 है तो आई का वैल्यू 1 हो गया, तो जो हमारा केस है वो 1 हो गया, ठीक है। केस है वो 1 हो गया, इक्वल हो गया क्योंकि इक्वलिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो 1 के साथ मैच हो गया ये आई का वैल्यू। तो यहाँ देखिए क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फ्रॉम 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं भी, जैसे यहाँ ब्रेक लिखा है, केस 2 में ब्रेक लिखा है, केस 3 में ब्रेक लिखा है, केस 4 में ब्रेक लिखा है, केस 5 में ब्रेक लिखा है, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लिखा है, कहीं अगर नहीं करते तो फ्रॉम 1 के साथ सब कुछ प्रिंट हो जाता, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, फ्रॉम 4, फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए ये आई का वैल्यू 5 होता, मान लीजिए 4 होता, तो यहाँ पे ये जो आई का वैल्यू है 4 हो जाता, तो ये 4 के साथ मैच हो जाता, ठीक है। 4 के साथ जैसे ही मैच होता तो फ्रॉम 4 प्रिंट होता, फिर फ्रॉम 5 भी प्रिंट हो जाता, फ्रॉम डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो जाता, ठीक है, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा है। ब्रेक लगते ही अब क्या हो रहा है, देखिए ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक ये कर रहा है कि ये जैसे मान लीजिए इंट आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये वाला प्रिंट होगा, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो स्विच के ब्लॉक से बाहर फेंक देगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा। मान लीजिए आई इक्वल टू 3 है, ठीक है, आई इक्वल टू 3 है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन फ्रॉम 3 प्रिंट होगा, और फिर यहाँ जैसे ही ब्रेक लगा है तो ये फ्रॉम 4, फ्रॉम 5, फ्रॉम डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं करेगा, और क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा। किसके बाहर फेंक देगा, स्विच का जो ब्लॉक है उसके बाहर फेंक देगा, स्विच का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक है इसके बाहर फेंक देगा। जो हमारा ब्रेक कीवर्ड होता है, ठीक है, वो आप फॉर लूप पे भी अंदर लगा सकते हो, सीधा इफ़ के अंदर नहीं लगा सकते, एरर आ जाएगा, ठीक है। आप सीधा इफ़ के अंदर ब्रेक लगाओगे एरर आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर अगर आप इफ़ लगाते हो तो फिर आपका फॉर लूप के अंदर अगर आप लगाते हो ब्रेक तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए फॉर लूप लगाए हो, फॉर लूप के अंदर आपने इफ़ का कंडीशन लगाया, और इफ़ की कंडीशन के अंदर आप ब्रेक कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ चल जाएगा, वहाँ कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन सिंपली सीधा आप अगर इफ़ के अंदर ब्रेक लगा रहे हो तो वहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलिए, तो ब्रेक क्या कर रहा है, जैसे ही ब्रेक मिला, ठीक है, ब्रेक मिला, वो क्या करेगा, ये ब्लॉक के बाहर फेंक देगा, स्विच ब्लॉक के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब अगर आप मान लीजिए आई इक्वल टू 3 लियो, अब एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, देखिए अब परफेक्ट होगा। इधर आइए, CLS करिए, क्लियर द स्क्रीन करिए, जावा सी टी डॉट जावा करिए, जावा टी करिए, देखिए फ्रॉम 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ ये अब ऐसा क्यों बनाया गया है कि ब्रेक लगाना ही पड़ रहा है, हर चीज़ का रीज़न होता है, इसका भी रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कोई केस डाल देता हूँ, आई इक्वल टू 20 डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक है
उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, क्लियर द स्क्रीन करता हूँ और सिंपली इसको प्रिंट कराता हूँ जावा सिटी डॉट जावा और जावा टी। तो फ्रॉम डिफ़ॉल्ट हुआ। मान लीजिए मैं वहाँ 20 लिखा और डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, ठीक है, तो कैसे कमेंट करते हैं, ठीक है, डबल ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट है नहीं, ठीक है, कमेंट में चला गया, CLS किया, इंटर मारा और यहाँ पे जावा सिटी डॉट जावा किया, जावा टी किया, तो देखिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सब पूरा पूरा स्टेटमेंट इसका जो था वो स्किप हो गया, ठीक है, ये पूरा स्किप हो गया, ये पूरा स्किप हो गया, ठीक है, ये पूरा स्किप हो गया, मतलब ये पूरा नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ स्विच का जो है स्टेटमेंट जो भी लिखा है वो स्किप हो गया। तो ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है। तो यहाँ आपका होमवर्क क्या होगा, देखिए आपको आपको ये बताना है कि स्विच और इफ एल्स इफ लैडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कौन फास्ट है कौन बेस्ट है, ये सब चीज़ जो होता है इंटरव्यू इसके साथ, इंटरव्यूअर सब इसके साथ खेलते हैं, अच्छा स्विच और इफ एल्स इफ लैडर क्या डिफरेंस है ये सब। बाकी आपका जो है वो आप क्वेश्चंस बना सकते हो, इफ़ का, इफ एल्स, इफ़ का, इफ़ का, इफ एल्स का, इफ एल्स इफ लैडर का और स्विच का, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बहुत सारे लगा सकते हो, ठीक है, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा कोडिंग के पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब हम लोग कोडिंग करेंगे, नंबर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसमें मैं लूप स्टेटमेंट और आपका जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो कि दोनों पार्ट है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का, वो सारे टॉपिक को मैं एक साथ कवर करूँगा नंबर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो वहाँ से आपका काफ़ी अच्छा बिल्ड होगा कोडिंग्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग्स, नंबर प्रोग्रामिंग्स, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाया और कहीं ना कहीं आपको होमवर्क भी दे दिया, जिसमें आपको बताया कि आपको स्विच और इफ एल्स इफ लैडर का डिफरेंस बताना है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं इफ एल्स इफ लैडर पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, काफ़ी जगह वहाँ पे क्वेश्चन पड़ा होगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से थ्योरिकली, ठीक है, और कहीं ना कहीं कोडिंग करा के आपको ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश किया है। क्या होता है हमारा इफ़, क्या होता है इफ़ एल्स इफ, अब आप इसको फील कर पा रहे होंगे। और मेरा सजेशन ये है कि आप नोटपैड के ही थ्रू जाएं और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, हाँ, कैसे काम किया जाता है, ठीक है। कंपाइलर को कॉल करो, इन्वोक करो, फिर जावा को एक्सिक्यूट करो, तो वो चीज़ आप नोट पैड से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर फर्दर तो मैं खुद ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप IDE पे आओ, इंटेल पे आओ और वहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करो, समझो, सीखो, ठीक है, थोड़ी फास्टर वे में चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। चलिए, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, ठीक है, बाय बाय।